नमस्कार दोस्तों। मॉर्गन हाउसेल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा कमाना मैथ से ज़्यादा बिहेवियर का खेल है। हाउसेल का मानना है कि आप कितने स्मार्ट हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने डर और लालच को कैसे कंट्रोल करते हैं। इस समरी में हम देखेंगे कि कैसे लक और रिस्क हमारी सक्सेस में बराबर का हिस्सा रखते हैं और क्यों एनएफ की लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है। असल दौलत वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो आज़ादी है जो आपको अपने वक्त पर पूरा कंट्रोल देती है। मॉर्गन हाउसेल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पार्ट वन, माइंडसेट एंड लक, इस बुनियाद पर टिका है कि पैसा कमाना कोई हार्ड साइंस नहीं है, बल्कि ये एक सॉफ्ट स्किल है। इस पार्ट में हाउसेल समझाते हैं कि हम पैसे के साथ जो भी करते हैं, उसके पीछे हमारा दिमाग और हमारे पुराने तजुर्बे होते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान पैसे को लेकर अजीब फैसले ले रहा है, तो याद रखिए कि नो वन इज़ क्रेजी, वो बस अपनी दुनिया के हिसाब से सही कर रहा है। चलिए पार्ट वन का कोर प्रिंसिपल को गहराई से समझते हैं। फर्स्ट, नो वन इज़ क्रेजी। हाउसेल कहते हैं कि हर इंसान की फाइनेंशियल सोच इस पर डिपेंड करती है कि वो किस दौर में पैदा हुआ और बड़ा हुआ। अगर कोई 1970s में बड़ा हुआ, जब इन्फ्लेशन महंगाई बहुत ज़्यादा थी, तो वो स्टॉक्स और सेविंग्स को लेकर डरता रहेगा। वही एक इंसान जो 1990s के बुल मार्केट में बड़ा हुआ, उसे इन्वेस्टमेंट बहुत आसान और प्रॉफिटेबल लगेगी। हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, लेकिन जो डर या लालच हमने असली ज़िंदगी में महसूस किया है, वही हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को डिक्टेट करता है। इसलिए जब आप किसी को लॉटरी टिकट खरीदते हुए देखते हैं, जो टेक्निकली एक बुरा इन्वेस्टमेंट है, तो समझिए कि वो गरीब इंसान शायद सिर्फ एक उम्मीद, होप खरीद रहा है, जो उसके पास और किसी तरह से नहीं है। सेकंड, लक एंड रिस्क, ये इस पार्ट का सबसे बड़ा लेसन है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि लक मतलब किस्मत और रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लक का रोल, हम अक्सर किसी की सक्सेस को सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा मानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है। हाउसेल बिल गेट्स का एग्जाम्पल देते हैं। 1968 में दुनिया में सिर्फ कुछ ही स्कूल्स थे जहाँ कंप्यूटर था, और बिल गेट उनमें से एक लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। अगर वो उस स्पेसिफिक स्कूल में ना होते, तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट ही ना होता। रिस्क का रोल इसी तरह, अगर कोई फेल होता है तो ज़रूरी नहीं कि उसने गलती की हो सकता है उसने सही रास्ता चुना, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेसन, किसी की सक्सेस को देखकर उसे ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिए और फेल होने पर खुद को ज़्यादा मत कोसिए। हमेशा ब्रॉड पैटर्न्स पर फोकस करें, ना कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स पर। थर्ड, नेवर एनफ। हाउसेल एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं, एनफ की लाइन कहाँ है? वो रजत गुप्ता, गोल्डमैन सैक्स के एक्स डायरेक्टर, और बर्नी मैडॉफ का एग्जाम्पल देते हैं। ये वो लोग थे जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए थे, लेकिन उन्होंने और ज़्यादा के लालच में इल्लीगल रास्ते अपनाए और सब कुछ खो दिया, अपनी इज्जत भी और दौलत भी। द सोशल कंपैरिजन ट्रैप, हम हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखकर दुखी होते हैं। अगर आप एक मिलियनर हैं और आपका मुकाबला एक बिलियनर से है, तो आपको लगेगा कि आप गरीब हैं। असली दौलत, वो कहते हैं कि सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है मूविंग गोल पोस्ट को रोकना। अगर आपने एक गोल अचीव कर लिया और तुरंत दूसरा बड़ा गोल सेट कर लिया, तो आप कभी खुश नहीं होंगे। कुछ चीज़ें पैसा और दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती होती हैं, जैसे आपकी रेपुटेशन, फ्रीडम और फैमिली। इन्हें कभी भी थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे के लिए दांव पर मत लगाइए। फोर्थ, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग सिर्फ मैथ नहीं है, ये सब्र का खेल है। हाउसेल वॉरेन बफे का राज बताते हैं। लोग सोचते हैं कि बफे ने बहुत हाई रिटर्न्स कमाए हैं, लेकिन असली राज ये है कि उन्होंने वक्त बहुत ज़्यादा दिया है। उन्होंने 10 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की थी। अगर बफे ने 30 साल की उम्र में शुरू किया होता और 60 में रिटायर हो गए होते, तो शायद कोई उनका नाम भी नहीं जानता। उनकी 99% वेल्थ उनके 50s और 60s के बाद आई है। लेसन, इन्वेस्टिंग में जीनियस होने से ज़्यादा ज़रूरी है टिके रहना। जितना ज़्यादा वक्त आप मार्केट में रहेंगे, कंपाउंडिंग उतना ही बड़ा जादू दिखाएगी। पार्ट वन हमें सिखाता है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये आपके डर, लालच, किस्मत और सब्र का मिश्रण है। अगर आप ये समझ जाएं कि आपको कितने पैसे पर रुकना है और किस्मत का शुक्र अदा करें, तो आप फाइनेंशियल पीस हासिल कर सकते हैं। वेल्थ का असली मतलब है अपने वक्त पर कंट्रोल होना। मॉर्गन हाउसेल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पार्ट टू, स्टेइंग वेल्दी, इस बात पर फोकस करता है कि अमीर बनना एक अलग बात है और अमीर बने रहना मतलब स्टेइंग वेल्दी एक बिल्कुल अलग हुनर है।
हाउजेल कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको ऑप्टिमिस्ट होना पड़ता है और रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको थोड़ा पेसिमिस्ट और थोड़ा डर मतलब सर्वाइवल माइंडसेट रखना पड़ता है। चलिए पार्ट 2 के उन सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा सा हम्बल रहकर रिस्क उठाना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको ह्यूमिलिटी की ज़रूरत होती है। ये एहसास कि आपने जो कमाया है वो किस्मत और मेहनत का मिश्रण है और वो कल जा भी सकता है। द सर्वाइवल माइंडसेट। हाउसेल बताते हैं कि जैसे लिवरमोर, जो अपने वक्त के सबसे बड़े स्टॉक ट्रेडर थे, उन्होंने 1929 के क्रैश में करोड़ों कमाए जब पूरी दुनिया बर्बाद हो रही थी। लेकिन कुछ ही सालों बाद उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया क्योंकि उन्होंने सर्वाइवल पर ध्यान नहीं दिया। लेसन, जितना ज़रूरी पैसा कमाना है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप बर्बाद ना हों। अगर आप मार्केट में टिके रहेंगे तो ही कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा पाएगी। सेकंड, टेल्स यू विन। पैसा कमाने में आप हर बार सही नहीं हो सकते और मॉर्गन कहते हैं कि आपको हर बार सही होने की ज़रूरत भी नहीं है। द टेल इवेंट। स्टॉक मार्केट हो या बिजनेस, 90% रिजल्ट सिर्फ 10% इवेंट से आते हैं। अगर आपने 10 जगह इन्वेस्ट किया है और 9 जगह फेल हो गए, लेकिन एक जगह आपने अमेजन या एप्पल जैसे स्टॉक पकड़ लिए, तो आप अमीर बन जाएंगे। बीइंग रॉन्ग इज़ ओके। कामयाब लोग वो नहीं हैं जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि वो हैं जो अपनी गलतियों को छोटा रखते हैं और अपनी जीत को बड़ा होने देते हैं। अगर आप 50% वक्त भी सही हैं तो भी आप बहुत दौलत बना सकते हैं। थर्ड, रूम फॉर एरर। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि मार्केट गिरेगा, बल्कि ये है कि जब मार्केट गिरेगा तब आपके पास बैकअप नहीं होगा। द गैप। हाउसल सजेस्ट करते हैं कि हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए। अगर आपको लगता है कि आपको साल का 12% रिटर्न चाहिए अपना गोल पूरा करने के लिए, तो अपना प्लान 8% के हिसाब से बनाइए। इमरजेंसी फंड। पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, बल्कि मुसीबत के वक्त काम आने के लिए भी होता है। अगर आपके पास 6 से 12 महीने का खर्च बैंक में है, तो आप मार्केट के गिरने पर डरेंगे नहीं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे नहीं। यही सर्वाइवल का असली राज है। फोर्थ, प्लानिंग इज नॉट एनफ, प्लान फॉर द अनप्लानेबल। हाउसेल कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा वो होता है जिसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, जैसे कोविड-19 या कोई सडन वॉर। द रियलिटी ऑफ प्लान्स। एक अच्छा प्लान वो नहीं है जिसमें सब कुछ सही चले, बल्कि वो है जो तब भी काम करे जब सब कुछ गलत हो जाए। लेसन, अपने इन्वेस्टमेंट में कैश को हमेशा जगह दें। कैश आपको रिटर्न नहीं देता, लेकिन वो आपको पेशेंस देता है जब मार्केट नीचे होता है। वो आपको सर्वाइवल की गारंटी देता है। फिफ्थ, कंपाउंडिंग नीड्स टाइम। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कंपाउंडिंग ताकतवर है, लेकिन पार्ट 2 हमें बताता है कि कंपाउंडिंग को वक्त चाहिए। अगर आप हर 2 साल में अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं या डर कर अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो आप कंपाउंडिंग का इंजन बंद कर देते हैं। अमीर बने रहने का मतलब है अपने पैसे को इतने सालों तक छोड़ देना कि वो अपने आप बढ़ने लगे। इसके लिए आपको बोरिंग बनना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट थ्रिलिंग नहीं, बल्कि ग्रास ग्रो होने देखने जैसा बोरिंग होना चाहिए। पार्ट 2 का सार यही है, फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस का खेल नहीं है, बल्कि सर्वाइविंग का खेल है। जो इंसान सबसे ज़्यादा वक्त तक मार्केट में बिना ब्रोक हुए टिका रहेगा, वही अंत में सबसे बड़ा विनर बनेगा। अमीर बनना एक इवेंट है, लेकिन अमीर बने रहना एक प्रोसेस है। मॉर्गन हाउसेल के बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पार्ट 3, फ्रीडम एंड हैप्पीनेस, इस बात पर फोकस करता है कि पैसे का असली मकसद क्या है। हाउसेल कहते हैं कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी पर पूरा कंट्रोल हासिल करना है। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप खुश नहीं हैं और अपने वक्त के मालिक नहीं हैं, तो वो पैसा बेकार है। फर्स्ट, कंट्रोलिंग योर टाइम, द हाईएस्ट डिविडेंड। पैसा आपको बहुत कुछ खरीद कर दे सकता है, एक महंगी कार, बड़ा घर या डिज़ाइनर कपड़े। लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा डिविडेंड है फ्रीडम। द डिफिनेशन ऑफ वेल्थ। असली दौलत वो है जो आपको ये आज़ादी दे कि आप जो चाहें, जब चाहें, जिसके साथ चाहें और जितनी देर के लिए चाहें कर सकें। रिसर्च दिखाती है कि लोग इसलिए खुश नहीं होते कि उनके पास बहुत पैसा है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल है। अगर आप एक हाई पेइंग जॉब में हैं, लेकिन आपको 24 घंटा स्ट्रेस रहता है और आप अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाते, तो टेक्निकली आप पुअर हैं। सेकंड, द मैन इन द कार पैराडॉक्स, दिखावे का धोखा। ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। जब हम किसी को फरारी या लंबोर्गिनी में देखते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं वाओ,
ये बंदा कितना कूल और सक्सेसफुल है, काश मेरे पास भी ये कार होती तो लोग मुझे भी इज्जत देते। द आयरनी, मॉर्गन कहते हैं कि यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। आप उस कार वाले इंसान को नहीं देख रहे, आप सिर्फ उस कार को देखकर खुद को उसमें इमेजिन कर रहे हैं। द लेसन, कोई भी आपकी महंगी चीज़ों से उतना इम्प्रेस नहीं होता जितना आप सोचते हैं। लोग आपकी ह्यूमिलिटी, काइंडनेस और इंटेलिजेंस से ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। इज्जत खरीदी नहीं जा सकती, वो कमाई जाती है। थर्ड, वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। हाउजेल एक बहुत बड़ा फ़र्क बताते हैं रिच और वेल्दी के बीच में। बीइंग रिच, रिच होने का मतलब है कि आपके पास दिखाने के लिए पैसा है, महंगी कार्स, बड़ा बंगलो और लग्जरियस लाइफस्टाइल। ये वो पैसा है जो आपने खर्च कर दिए हैं। बीइंग वेल्दी, वेल्दी होने का मतलब है वो पैसा जो अभी तक खर्च नहीं किया गया, वो एसेट, स्टॉक्स और बैंक बैलेंस जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। द इनविजिबल एसेट, वेल्थ वो है जो दिखती नहीं है। ये वो आज़ादी है जो आपको तब मिलती है जब आपको पता होता है कि अगर आप आज काम छोड़ दें तो भी आप अगले 5 साल तक आराम से रह सकते हैं। दिखावा कम कीजिए और वेल्थ बिल्ड कीजिए। फोर्थ, सेव मनी, द ओनली रीज़न यू नीड। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा बचाने के लिए कोई बड़ा मकसद होना चाहिए, जैसे कार खरीदना या घर लेना। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा बचाने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं है। सेविंग फॉर द सेक ऑफ सेविंग। दुनिया बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। पैसा बचाना आपको ऑप्शनैलिटी देता है। जब मार्केट क्रैश होता है या कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो वही लोग फ़ायदा उठा पाते हैं जिनके पास कैश बचा होता है। इनविजिबल पावर, बचा हुआ पैसा आपको वो ताकत देता है कि आप एक बुरी जॉब को लात मार सकें या एक नए बिजनेस आइडिया पर रिस्क ले सकें। सेविंग्स आपकी हेज है दुनिया की अनफॉर्मिटी के खिलाफ। फिफ्थ, यू विल चेंज, आप बदल जाएंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग मुश्किल है क्योंकि एंड ऑफ स्टोरी इल्यूजन के मुताबिक हमें लगता है कि हम आज जैसे हैं 10 साल बाद भी वैसे ही रहेंगे। द रियलिटी, 20 साल की उम्र में आपको शायद ट्रैवल करना पसंद हो, लेकिन 40 में आपको एक स्टेबल घर चाहिए होगा। लेसन, अपने फाइनेंशियल प्लान को एक्सट्रीम मत बनाइए। ऐसा प्लान बनाइए जिसमें बैलेंस हो। थोड़ा आज के लिए खर्च करें और थोड़ा कल के लिए बचाएं। फ्लेक्सिबिलिटी ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का राज है। पार्ट 3 हमें सिखाता है कि पैसा सिर्फ एक टूल है। इसका सही इस्तेमाल ये है कि ये आपको आज़ादी दिला सके। दिखावे की रेस में मत भागिए, इनफ की लाइन पहचानिए और अपने वक्त पर कंट्रोल हासिल कीजिए। असली सक्सेस बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि एक पीसफुल नींद और अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने में है। धन्यवाद।